नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली। चैप्टर्स और क्लासेस। 55 दिन बाद शाहजहां की गिरफ्तारी की पूरी इनसाइड स्टोरी। शाहजहां शेख की अकड़ देख लोग योगी को क्यों याद करने लगे। 10 साल कम से कम, क्या लंबा नपने वाला है संदेश खाली का गब्बर? यह भी आपके सामने होगा। यूपी में ओवैसी कैसे मोदी और योगी का काम आसान कर रहे हैं, एक चैप्टर इसका। हिमाचल में पिक्चर अभी बाकी है, क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, यह भी आज पाठशाला में। माई के लाल हो तो चलो, यह बोलकर किससे भिड़े केजरीवाल, आपके सामने रखूंगा पाठशाला में आज। सुशांत सिन्हा के साथ दुनिया के अजीबो गरीब घरों का चैप्टर भी आज पाठशाला में होगा। 400 करोड़ का घर, 700 कारें, 8 प्राइवेट जेट और सबसे अमीर फैमिली। लेकिन आज के पाठशाला की शुरुआत करने से पहले आइए पहले करते हैं दिन भर का रिवीजन। सरकार ने मौजूद वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही। इकोनॉमी के ये आंकड़े पहले जताए गए 6% के अनुमान से कहीं ज्यादा हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसको लेकर इस वक्त दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। बैठक में पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में पेश की गई रिपोर्ट्स पर चर्चा के बाद लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने अपने और पिता के बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। पिछले कई दिनों से अटकलें थी कि जिसे लेकर आज छिंदवाड़ा में एक जनसभा के दौरान नकुल नाथ ने बीजेपी को निशाने पर लिया और बीजेपी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों बंगाल पुलिस को संदेश खाली के शाहजहां शेख तक पहुंचने में 55 दिन लग गए। शाहजहां शेख की अचानक हुई गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी भी बताऊंगा। कल जैसे ही हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी सीबीआई भी शाहजहां शेख को पकड़ सकते हैं, वो भाई अचानक बंगाल पुलिस की गिरफ्त में आ गया। ये चमत्कार कैसे हो गया और शाहजहां शेख की अकड़ देखकर लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे याद आ गए, ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल पुलिस की गिरफ्त में ये शाहजहां शेख का पहला वीडियो। क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आपको लग रहा है कि 55 दिनों से कानून से भाग रहा था? इसकी चाल, ढाल और अकड़ देखिए। यही लग रहा है कि पुलिस ने इसे पकड़ा नहीं, बल्कि इनसे खुद को पकड़वाकर पुलिस पर इसने कोई एहसान किया। ये तस्वीर उस वक्त की जब आज शाहजहां शेख को पुलिस कस्टडी में बशीरहाट कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। लेकिन पहली नजर में वीडियो को देखकर यही लग रहा है कि बंगाल पुलिस कानून को नहीं, बल्कि शाहजहां शेख को सुरक्षा दे रही है। जिस तरह से कोर्ट में दाखिल हो रहा है, उससे लग रहा है कि ये पार्टी दफ्तर घूमने आया हो। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी किसी आरोपी को तभी आता है जब सर पर या तो सत्ता का हाथ हो, और शाहजहां शेख में ये दमखम बहुत पहले से है। सीबीआई ईडी वादे साधारे बाल तदुरे को दाटा चूल से देगा बीजेपी दलाले कान खुले सुने। शाहजहां शेख की हनक की ये तस्वीरें उन आरोपों का भी सबूत हैं जिसमें संदेश खाली के लोग शाहजहां को इलाके का डॉन बताते हैं, उससे खौफ खाते हैं, उसके डर की वजह से कोई मुंह तक नहीं खोलता। वरना पुलिस की गिरफ्त में अच्छे अच्छे अपराधियों की हालत पतली हो जाती है। लेकिन शाहजहां शेख तो विक्ट्री साइन दिखाकर जा रहा था। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? शाहजहां शेख मुख्यमंत्री है। इतना पकड़ है उसका, बाप रे। इंटरनेशनल डॉन। शाहजहां शेख की तस्वीरों को देखकर लोग ममता सरकार और योगी सरकार की तुलना कर रहे हैं। उन्हें यूपी का योगी राज याद आ रहा है, जहां अतीक जैसे डॉन पुलिस की कस्टडी में भीगी बिल्ली बनकर चलते थे। ये दोनों तस्वीरें देखिए, आपको फर्क समझ आ जाएगा। एक तरफ यूपी में माफिया कानून के डर से कांप रहे हैं,
तो दूसरी तरफ बंगाल में शाहजहां शेख जैसे लोग हैं जिन पर बेहद गंभीर आरोप लेकिन कानून का डर नहीं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर बीजेपी पूछ रही है कि शेख शाहजहां की ये जो हेकड़ी है क्या इसके पीछे दीदी है? तथा कथित गिरफ्तारी के समय उसकी भाव भंगिमा देखी हो, उसके चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज देखी हो और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखी हो, क्या आपको लगता है कि जो कुछ बॉडी लैंग्वेज थी शाहजहां शेख की वो किसी गुनहगार की थी या किसी अदाकार की लग रही थी? जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। पुलिस के सामने भले ही शाहजहां शेख की हेकड़ी दिखाए, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज सारी हेकड़ी निकाल दी। शाहजहां शेख गिरफ्तार हुए तो उनके वकील भागे हुए हाई कोर्ट पहुंचे, अग्रिम जमानत पर तुरंत सुनवाई की अपील की। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि उसे गिरफ्तार ही रहने दो, अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा, आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ 42 केस हैं, वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए आप सोमवार को आइए, हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी संदेश खाली की उन महिलाओं के लिए बड़ी जीत जिन्होंने अपने डर को घर की दहलीज पर दबाकर शाहजहां शेख का कच्चा चिट्ठा खोला। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही संदेश खाली की गलियों में पहुंची, लोग झूमने लगे। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं की जंग अभी बाकी है, क्योंकि बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को ईडी टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया। बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख पर जो धाराएं लगाई, उनमें हत्या की कोशिश, दंगे करना, जानलेवा हथियारों से हमला करना, गैर कानूनी रूप से लोगों को इकट्ठा करना, पब्लिक सर्वेंट पर गंभीर हमला करना और लूटपाट, ये तमाम धाराएं लगी। Any 354 case added? Not in this case. In this case, the complaint did not pertain to 354 at all. Any sexual assault case against Shahjahan sir till now? There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th or 9th February. What are you But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. And investigating them, gathering evidence, marshalling evidence takes time. शाहजहां शेख को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। शाहजहां शेख की जमानत का विरोध करते हुए बंगाल पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शाहजहां शेख बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर उसे जमानत मिली तो वो गवाहों को धमका सकता है। बंगाल पुलिस ने माना कि शाहजहां शेख ईडी की टीम पर हमला करने का मास्टरमाइंड है और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर अधिकारियों पर हमला कराया। बंगाल पुलिस ने यह भी कहा कि शाहजहां शेख की छवि बहुत खराब है। ईडी की टीम पर हमले का कानूनी हिसाब तो शुरू हो गया, लेकिन बाकी मामलों का क्या? शाहजहां शेख के खिलाफ तो गुनाहों की पूरी फाइल है। महिलाओं को घर से उठाना, उनके यौन उत्पीड़न करने का आरोप, गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप, गांव वालों से फिरौती की डिमांड करना, गांव वालों के राशन को हड़प कर जाना, इलाकों में गुर्गों के जरिए दहशत फैलाना। बंगाल पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में शाहजहां शेख के खिलाफ उसे 100 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिनमें जमीन हड़पने, गैंगरेप और महिलाओं के उत्पीड़न के आरोप हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर ने आज सबको चौंका दिया, क्योंकि जो आदमी 55 दिन से फरार था वो अचानक पकड़ में कैसे आया? इसके लिए आप पिछले 3 से 4 दिन की जरा टाइमलाइन देखिए। 25 फरवरी टीएमसी ने दावा किया कि कोर्ट की रोक की वजह से बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को पकड़ नहीं पा रही। 26 फरवरी कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के दावे पर यह साफ किया कि गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं, उसे तुरंत पकड़ा जाए। उसी दिन टीएमसी ने दावा किया
कि 7 दिन में पुलिस उसे पकड़ लेगी। 28 फरवरी कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई भी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकती है और हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के 24 घंटे के अंदर यानी आज शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया। इसी को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई की गिरफ्त से शाहजहां शेख को बचाने के लिए उसे बंगाल पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। अगर ईडी पर हमले का केस है तो उसे ईडी की कस्टडी में भेजा जाए। जो माता वीरांगना ने ये लड़ाई में आगे रही उसको, और जिन्होंने फर्जी मामला में ममता की पुलिस जेल में डाली थी उसको रिसेप्शन देने का काम भाजपा करेगी। कस्टडी में भेजा गया, सीआईडी ने टेक ओवर किया, 10 दिन का पुलिस कस्टडी, 5 स्टार कस्टडी, दिन में प्रॉन रात में मटन। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कैसे और कहां हुई वो बताते हैं आपको। बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को संदेश खाली से 30 किलोमीटर दूर मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख ने घर में अपने कुछ समर्थकों के साथ पनाह ली। बंगाल पुलिस का दावा कि शाहजहां शेख लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और उसका मोबाइल फोन टावर लोकेशन के जरिए पुलिस उस तक पहुंची हालांकि विपक्ष का कहना है कि आज तक 42 केस में तो गिरफ्तार नहीं किया और इसलिए गिरफ्तारी सिर्फ एक दिखावा है। शाहजहां शेख वो व्यक्ति जिसे लेकर पिछले 2 महीनों से बंगाल की सियासत में जबरदस्त भूचाल है। संदेश खाली में ईडी की टीम पर जानलेवा हमले के बाद से शाहजहां शेख सुर्खियों में है। जब बीजेपी ने शाहजहां शेख पर जानबूझकर हिंदू महिलाओं को टारगेट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए तो उसके बाद पूरे देश में शाहजहां शेख की चर्चा होने लगी। शुरुआत में ममता बनर्जी ने शाहजहां का बचाव किया, लेकिन अब टीएमसी बैकफुट पर है। आज टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। शाहजहां शेख संदेश खाली विधानसभा से टीएमसी का कन्वीनर था और नॉर्थ 24 परगना की जिला परिषद का सदस्य भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पाठशाला में अगली क्लास हिमाचल में उठे तूफान पर। हिमाचल में कांग्रेस का दावा है कि जितना डैमेज होना था वो हो गया, अब सब ठीक है, स्थिति अंडर कंट्रोल है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह शांति अभी बड़ी क्रांति का संकेत है? क्या हिमाचल में पिक्चर अभी बाकी है? इस पर एक रिपोर्ट देखिए। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। I hold and declare that respondent number 1 to 6 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. All is well. This government will stay for 5 years. कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब आने वाले समय में कम से कम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। राज्यसभा चुनाव के दौरान आए सियासी भूचाल से हिमाचल सरकार और कांग्रेस अब तक उबर नहीं पा रही है। हिमाचल में सरकार बचने और गिरने की अटकलों के बीच आज हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। प्रतिभा सिंह ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर विधायकों की नाराजगी की वजह बता दी। ये वही प्रतिभा सिंह हैं जिनके बेटे विक्रमादित्य ने इससे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर सीएम सुक्खू के खिलाफ नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी थी। क्या जल्दबाजी में निष्कासन का फैसला लिया गया? इसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। हिमाचल में सुक्खू सरकार के खिलाफ हो रही इसी बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संकट मोचक बनाकर हिमाचल भेजा, जिन्होंने कांग्रेस के सभी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक के बाद सब कुछ ठीक होने का दावा किया। All is well. This government will stay for 5 years. We all are well. All issues have been sorted out. We have worked out. We all are going, sitting there. We have heard. We are hearing all MLAs.
Huda ji is speaking, everybody is speaking, there is no problem in the government. हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा साहब, क्या सब कुछ ठीक हो गया अब हिमाचल में? सब ठीक हो गया, पार्टी एक है, मजबूत है। क्या सर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है, सरकार स्थायी रूप से चलेगी और बड़े ऐलान किए गए हैं। कहा गया है कि अब हिमाचल में तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो एकजुट हैं, मतभेद दूर कर लिए गए हैं और अब जो सरकार है और जो संगठन है उसमें तालमेल बनाया जाएगा। एक 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें 3 सदस्य सरकार के और 3 सदस्य संगठन के होंगे। लेकिन इस दौरान खुद डीके शिव कुमार ने भी माना कि सीएम सुक्खू ने कुछ गलतियां की हैं और वो उन्हें मान भी रहे हैं। राज्यसभा का इलेक्शन में हमारी मेरी अपनी भी कमी रही और इंटेलिजेंस की भी कमी रही। He has taken the responsibility, I said you straight. At the same time, discipline is very much important in the party. First priority of this party is discipline. Priority of this government is discipline. All will be with united. They will work unitedly with discipline. हालांकि पिछले 48 घंटे से हिमाचल में जो हो रहा है उसे देखकर सुक्खू सरकार और हिमाचल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस सुक्खू सरकार पर किसी तरह का खतरा नहीं होने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। स्पीकर ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए किस नियम का हवाला दिया ये भी बताएंगे। पहले कांग्रेस के इन विधायकों के नाम जान लीजिए। राजेंद्र राणा सुजानपुर से विधायक, देवेंद्र भुट्टो कुटलैहड़ से विधायक, रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से, इंदर दत्त लखनपाल बड़सर से, चैतन्य शर्मा गगरेट से और सुधीर शर्मा धर्मशाला से विधायक हैं। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के इन विधायकों को क्यों अयोग्य घोषित किया। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के मुताबिक 6 विधायकों के खिलाफ हिमाचल सरकार में मंत्री हर्षवर्धन ने दल बदल कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने अपना फैसला दिया। स्पीकर ने आगे कहा कि विधायकों ने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा, लेकिन पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के बाद ये विधायक बजट सत्र में वोटिंग से दूर रहे थे। हालांकि आगे विधानसभा स्पीकर ने यह भी कहा कि अयोग्य करार दिए जाने का आदेश न्यायिक जांच के अधीन है और न्यायिक जांच के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। स्पीकर के इस फैसले के बाद हिमाचल की कांग्रेस सरकार के गिरने का खतरा फिलहाल टलता नजर आ रहा है, क्योंकि हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं। 6 विधायकों के अयोग्य होने के बाद यह संख्या 62 हो जाती है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 32 हो जाएगा। कांग्रेस के पास अब भी 34 विधायक हैं, बीजेपी के 25 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय हैं। अगर तीनों निर्दलीय बीजेपी के साथ आते भी हैं तो भी कुल संख्या 28 ही होती है। मगर हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जिस तरह स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए और अयोग्य घोषित किए गए विधायकों ने स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही, उससे देखकर तो यही लग रहा है कि हिमाचल में पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए कि कांग्रेस के बगावत करने वाले विधायक अगर वापसी का फैसला करें तो उन्हें माफ किया जा सकता है। जो अगर गलती की हमारे छोटे भाई है, ओके, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। उधर बीजेपी नेता और हिमाचल विधानसभा में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित करने के स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बचने वाली नहीं है। जब उनको लगा कि सरकार अभी भी संकट में है, तो जिन सदस्यों ने राज्यसभा के लिए मतदान किया था भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए, उनकी सदस्यता का निलंबन करना और 1 दिन के अंदर निर्णय करना, बिना सुने निर्णय करना, ये सारी चीजें जाहिर होती हैं कि बहुत जल्दी में की गई है। और मैं यही कहूंगा, जो भी कर ले, लोगों के नजरों में कांग्रेस गिर गई है, दिल दिमाग से उतर गई है और कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब आने वाले समय में कम से कम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। हालांकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बचा ली है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बात सरकार बचा लेने की नहीं, बात सुक्खू सरकार से नाराजगी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब पाठशाला में अगली क्लास, कैसे पीएम मोदी का मिशन 400 पूरा होगा।
2024 के चुनावी जंग में पीएम मोदी ने मिशन एनडीए 400 प्लस रखा है और जिस तरह के हालात विपक्षी खेमे में नजर आ रहे हैं उसे देखकर तो यह मिशन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नजर नहीं आता। हाँ, चुनौती भरा है, बड़ी चुनौती है दक्षिण भारत में। 400 प्लस मिशन के लिए पीएम मोदी लुक साउथ फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं जहां 129 लोकसभा की सीटें हैं। आखिर वो क्या मोदी सूत्र है जिसके जरिए टारगेट 129 के तहत मिशन 400 प्लस को लॉक किया जाएगा? ये रिपोर्ट। अभी अभी तो आए थे, पहाड़ बन के छाए थे और उधर तोता उड़ कौवा उड़ शुरू हो गया। इधर हाथ साइकिल से मिला, उधर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक में यूपी और हिमाचल के भीतर बगावत शुरू हो गई। तो क्या गठबंधन का मुहूर्त गड़बड़ा गया? क्या चुनावों से पहले नतीजा आ गया? तो विपक्षी गठबंधन में भगदड़ मची है, मोदी दक्षिण में किलेबंदी कर रहे हैं। तो क्या टारगेट 129 से मिशन 400 प्लस लॉक हो गया? मोदी निकल चुके हैं अपने मिशन साउथ इंडिया पर। दृष्टि 129 के लक्ष्य पर टिकी है और मिशन 400 प्लस में ये सबसे अहम कड़ी है। पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं और तमिलनाडु में राजनीति की लहर क्या कह रही है उसका ऐलान है ये तस्वीरें। 27 फरवरी को पीएम मोदी केरल से तमिलनाडु पहुंचे थे। यहां तिरुपुर के पलद्दम में पिछले साल जुलाई से शुरू हुई 6 महीने की पदयात्रा एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। तो 28 फरवरी यानी बुधवार को पीएम मोदी ने तिरुनेलवेली में डीएमके के परिवारवाद पर निशाना साधा। 2024 के 24 के चुनाव में एक तरफ विकास और विजन की बात करने वाली बीजेपी है, वहीं दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं। ये सरकार में इसलिए आना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने परिवार की जेब भरे। इनसे पूछिए कि तमिलनाडु के विकास के लिए वे क्या करेंगे। मोदी का लक्ष्य है उत्तर और दक्षिण भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से जोड़ना और ऐसा कर पाने में वो कितने कामयाब हुए हैं इसका संकेत मोदी की यात्राओं में उमड़ी भीड़ और रोड शो में मोदी से संवाद करते लोगों की तस्वीरें देती हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि 2024 के चुनावों में बीजेपी दक्षिण भारत से एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है। इस साल यानी अब तक सिर्फ 2 महीनों में पीएम मोदी ने 2 दौरे केरल के किए हैं, 2 तमिलनाडु के और एक बार पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। अगर देखें तो इन तीनों राज्यों में लोकसभा की कुल 83 सीटें आती हैं, जिसमें केरल में 20 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 और आंध्र प्रदेश में 24 लोकसभा सीटें आती हैं। खासकर तमिलनाडु में पीएम मोदी के भरोसेमंद और ताकतवर चेहरे के रूप में हैं के अन्नामलाई, पूर्व आईपीएस अफसर और तमिलनाडु बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष अन्नामलाई ने अपनी 6 महीने की पदयात्रा एन मन एन मक्कल यानी मेरी भूमि मेरे लोग के जरिए बीजेपी की पहुंच गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश की है। मोदी विजन और अन्नामलाई का कन्विक्शन एक बड़ा उलटफेर तमिलनाडु की राजनीति में कर सकता है। डीएमके और कांग्रेस सिर्फ लोगों में, समाज में बंटवारा करती है, जबकि हम देश के हर कोने, हर परिवार को अपना परिवार समझते हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। तमिलनाडु
और तमिल लोगों से मेरा इतना लगाव है कि हमने तमिलनाडु की संतान एक दलित बेटे को मंत्री बनाया है। दक्षिण में, खासकर तमिलनाडु में परिवारवाद का मुद्दा कितना असरदार होगा ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मोदी और बीजेपी की सभाओं में उमड़ती भीड़ बीजेपी के लिए एक सुखद संकेत हो सकती है। अगर मोदी का सूत्र दक्षिण के दिल को जीतने का है तो सूत्र वाक्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें सनातन सूत्र है तो राम मंदिर का मुद्दा भी है, सबका साथ सबका विकास का विजन है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावुक डोर और परिवारवाद की राजनीति पर तीखा और तेज हमला। और